सब लोग रेडी हो भाई? गुड मॉर्निंग। सब लोग सिट डाउन। सबको जो पढ़ाया गया है उस हमने पहले आपको पढ़ाया था पिछली कक्षा में। क्या पढ़ाया था? इरोजन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? इरोजन पढ़ाया था कि अपर्दन क्या है, अपर्दन किसे कहते हैं, अपर्दन क्या होता है। तो उसमें आपको बताया था कि जो प्रवाहित जल है, जो नदी हैं और हिमानी हैं, समुद्र की लहरें हैं, ये जो इनकी शक्तियां हैं, जो इनकी ताकत है, ये क्या करती है? चट्टानों में तोड़ फोड़ करती है। क्या करती है? चट्टानों में तोड़ फोड़ करती है। और तोड़ फोड़ करने के उपरांत, ठीक है, जो मलबा इकट्ठा हो जाता है उसको परिवहन के द्वारा या ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती है। तो ये हमारी क्या था? इरोजन था। क्या था? इरोजन था, अपर्दन था। और आज हमको क्या पढ़ना है? निक्षेपण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? निक्षेपण हमको पढ़ना है। अगर हम इसको शुरू से ले लें एक बार, तुमको थोड़ा सा बैक से समझा करके चलते हैं, जिसको हम कहते थे अनाच्छादन। क्या कहते थे? अनाच्छादन। अनाच्छादन शब्द हमने एक यूज किया था, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते थे? डिन्यूडेशन बोलते थे। तो ये डिन्यूडेशन जो हमारा है, ये अनाच्छादन। और इसके अंतर्गत 3 चीज़ों की चर्चा की गई थी। नहीं की गई थी? सबसे पहला क्या था? वेदरिंग। जी, गुड, वेरी गुड। तो क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं या अपक्षय बोलते हैं। तो जो अपक्षय था, पीछे से थोड़ा इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपकी समझ में स्पष्ट आ जाए। अपक्षय का मतलब ये था कि इसके भी 3 प्रकार बताए गए थे। केमिकल, ठीक है, फिजिकल, ठीक है, और बायोटिक अपक्षय। ये 3 प्रकार का होता है: भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। वेरी गुड। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर बताई गई, ठीक है। फिर जो कल बात की गई थी वो इरोजन की बात की गई थी। क्या की बात की गई थी? इरोजन की बात की गई थी, जिसको हम क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। तो अपर्दन हमने आपको बताया था कि भाई जो पृथ्वी की शक्तियाँ हैं, जिनकी वजह से जल है, हिमानी है, सरिता है, समुद्री लहरें हैं, ये शक्तियाँ क्या करती हैं? चट्टानों में तोड़ फोड़ करती हैं। और तोड़ फोड़ करने के उपरांत उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए। आज जो हम बात करते हैं, क्या की बात करेंगे? डिपोजिशन की। क्या की बात करेंगे? डिपोजिशन की बात करेंगे। डिपोजिशन की बात यहाँ पर करेंगे। डिपोजिशन क्या है? जमाव है। क्या है? जमाव है, जिसको निक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निक्षेपण बोलते हैं। ठीक है भाई, सबकी समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? स्पष्ट है समझने में? अगर कोई भी प्रकार की किसी को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप उसको खड़े होकर के पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन जो पढ़ाया गया है उसको अच्छे तरीके से आपको समझना। और जो आपकी परीक्षा होगी, इसमें इससे अतिरिक्त और कुछ आएगा भी नहीं, ठीक है, अगर आप ये याद कर लेते। तो अनाच्छादन जो था, कि पृथ्वी की जो वाह कारक थे, उसमें अनाच्छादन आ गया। अनाच्छादन में हमने वेदरिंग पढ़ लिया, ठीक है। वेदरिंग पढ़ी या नहीं पढ़ी? वेदरिंग में अगर वेदरिंग की बात कर लेते हैं यहाँ की, तो फिर इसके हमने 3 पार्ट कर लिए, ठीक है। 3 पार्ट कर लिए। हाँ, ये क्या हो गया? फिजिकल वेदरिंग हो गया हमारा। और ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे? केमिकल। केमिकल वेदरिंग हो गया। और तीसरा जो पॉइंट हमारा यहाँ पर है, ये हो गया बायोटिक वेदरिंग। ये क्या हो गया? बायोटिक वेदरिंग, ठीक है। ये चीज़ें आपको हमने बता दी, ये आपको हमने बता दिया, ये हमने आपको बता दिया। समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? सबकी समझ में आ गया अच्छे से? तो ये
ये हम अभी यही पढ़ रहे हैं। इसका हमने ये पार्ट पढ़ लिया, जिसको ए पार्ट कह सकते हैं। इसका हमने बी पार्ट पढ़ लिया, और आज हमको क्या पढ़ना है, इसका सी पार्ट पढ़ना। क्या पढ़ना है? सी पार्ट पढ़ना है, क्योंकि इसको, इन्हीं चीज़ों को, तीनों चीज़ों को मिला करके उसको हम क्या बोलते हैं? अपक्षय बोलते हैं। सॉरी, अनाच्छादन बोलते हैं। अपक्षय नहीं, सॉरी, अनाच्छादन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अनाच्छादन कहते हैं। अनाच्छादन के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं, जिसमें 2 चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, और आज हमको तीसरी चीज़ क्या पढ़नी है? डिपोजिशन पढ़ना है या निक्षेपण पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये चीज़ पूरी समझ में आ गई? इसको साफ कर सकता हूँ? हम आपको आराम से चित्र के माध्यम से समझाते जाएंगे, और आपको उसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है? फिर उसके बाद वो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको जो है याद करने के लिए कोई बहुत कठिनाई का सामना करना पड़े, ठीक है? तो अगली जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं आज, यहाँ से शुरू करते हैं। इसको हम कहते हैं हिंदी में निक्षेपण। क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। ये क्या है? निक्षेपण है। किसी भी चीज़ को ले जा करके निक्षेप करना या जमा करना, निक्षेपण कहलाता है, ठीक है? निक्षेपण का मतलब ये है कि जैसे डिपोजिशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिपोजिशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? निक्षेपण भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है? अब निक्षेपण है क्या? निक्षेपण क्या है? ये जो निक्षेपण हमारा है, ये काहे का परिणाम है? इरोजन का परिणाम है। काहे का है? तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि निक्षेपण, ठीक है? निक्षेपण क्या है? अपरदन का परिणाम होता है। अपरदन को क्या बोलते हैं? इरोजन बोलते हैं, ठीक है? क्या होता है? निक्षेपण जो है अपरदन का परिणाम होता है। काहे का परिणाम होता है? अपरदन का परिणाम होता है। और ढाल जो होती है, जो स्लोप होता है, क्या बोलते हैं? ढाल जो है, जो स्लोप है, उसकी कमी के कारण जब अपरदन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है, ठीक है? ढाल की कमी के कारण ढाल की कमी के कारण जब अपरदन के वेग में कमी आ जाती है, क्या हुआ? ढाल जहाँ स्लोप होगा, आपने सबने देखा है कि छत पर से पानी गिरता है जब नीचे की तरफ, तो कितनी तेज़ी से गिरता है। गिरता नहीं गिरता है? गिरता नहीं गिरता है? और इसी प्रकार से जब पहाड़ के ऊपर से नदी चलती है, तो पहाड़ के ऊपर से जब नदी आएगी तो काफ़ी ढाल होता है, स्लोप होता है। और उस जब स्लोप ज़्यादा होगा तो जो नदी है उसकी गति जो है क्या होगी? वो काफ़ी तीव्र होगी। उस जल की गति काफ़ी तीव्र होगी, उस पानी की गति काफ़ी तीव्र होगी। और गति तीव्र होने के कारण जो कटाव है, जो अपरदन है, जो इरोजन है, उसका कार्य क्या होगा? बहुत तेज़ी से होगा। क्या होगा? बहुत तेज़ी से होगा। लेकिन जैसे जैसे वो नदी मैदान में उतरती चली आएगी, कोई नदी सपोज दैट यहाँ से बह रही है ऊपर से, और जैसे जैसे वो नीचे की तरफ बहती चली आएगी, फिर वो एक स्थिति जब आएगी, जब वो मैदान में आ जाएगी, तो मैदान में उसकी गति में क्या है? कमी आ जाएगी। बहाव उतना तेज़ नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ से जब नदी बह रही होगी तो वहाँ पर बहुत सक्रिय होगी। उसकी क्या होगी? उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं होगी,
नदी सक्रिय होगी और नदी के जो गति है, पानी की गति जो है वो तीव्र ढाल होने के कारण काफ़ी तेज होगा। क्या होगा? काफ़ी तेज होगा। और जब ढाल तेज होगा तो वहाँ पर जो अपर्दन की स्थिति है वो ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे वो मैदान में आएगी, मैदान में आते आते उसकी गति कम हो जाएगी, उसकी चौड़ाई बढ़ती चली जाएगी। तो वहाँ पर वो दूसरे प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करेगी कि जो मलबा काट करके ला रही है उसको वहाँ पर वो जमा करना शुरू कर देगी। और एक स्थिति नदी की ऐसी आएगी, एक होती नदी की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक तो नदी की युवा अवस्था होती है, जब नदी पहाड़ी से निकलती है तो उसको यंग एज बोलते हैं या युवा अवस्था बोलते हैं। ये नदी की युवा अवस्था है और इस युवा अवस्था में उसकी जो स्थलाकृतियाँ बनेगी, जो आकृतियाँ बनेंगी वो अलग प्रकार की बनेंगी। ठीक है, वो कैसे बनेंगी? अलग प्रकार की बनेंगी, क्योंकि वहाँ पर पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है। नदी में पानी में गति बहुत ज़्यादा है और गति बहुत ज़्यादा होने के कारण वो ज़्यादा कटाव करने में सक्षम है। क्या है? ज़्यादा कटाव करने में सक्षम है। और इस सक्षम होने की वजह से जो वहाँ पर स्थलाकृतियाँ बनेंगी वो दूसरे प्रकार की बनेगी। लेकिन जब मैदान में आएगी, प्रौढ़ावस्था में आएगी, तो वहाँ पर उसका वेग कम हो जाएगा। जैसे कोई बच्चा है, जब छोटा होता है, जैसे आप लोग हो, तुम लोगों के अंदर क्या है? बहुत एनर्जी है, बहुत फोर्स इस समय है, थकान कम लगती है, काम ज़्यादा कर सकते हो, दौड़ भी ज़्यादा सकते हो। लेकिन अगर वही आपके फादर हैं जिनकी एज 40-45 साल के आसपास हो गई है, तो उनके अंदर उतनी एनर्जी नहीं है, क्योंकि उनको थकान लगेगी, क्योंकि उनकी अवस्था हो गई है। बिल्कुल सेम यही स्थिति हमारी नदी की है। नदी जब युवावस्था में होती है, फिर प्रौढ़ा में आती है और फिर वृद्धावस्था में। और जब आपके बाबा हैं, सबके बाबा हैं कि नहीं हैं, तो बाबा को आप देख रहे हैं कि वो बुजुर्ग हो गए हैं, आपके पिता से बुजुर्ग हैं कि नहीं है, तो उनको चलना भी थोड़ा मुश्किल है, ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, थक जल्दी जाते हैं। बिल्कुल यही स्थिति नदी की होती है। ये नदी समुद्र में मिलने के कगार पर आती है तो वहाँ पर नदी काफ़ी थकी हुई होती है, नदी की वृद्धावस्था होती है, वहाँ पर वो निक्षेपण का कार्य करती है और वहाँ पर वो दूसरे प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। तो इस प्रकार की नदी की 3 अवस्थाएं होती हैं, युवा, प्रौढ़ा और वृद्धावस्था। और इन्हीं अपनी अवस्थाओं के आधार पर अपनी अलग अलग अवस्था में वो अपनी अलग अलग प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है, जिसको हम निक्षेपण के द्वारा पढ़ते हैं, जिसको हम भूगोल की स्थलाकृति के नाम से जानते हैं। और यही चीज़ हमको इसमें निक्षेपण में पढ़नी है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि उसके वेग में जब कमी आ जाती है तो उनके द्वारा बहाकर लाए गए मलबे का तो क्या होता है, तो उसके द्वारा बहाकर लाए गए मलबे को क्या होगा, ताकत कम हो जाएगी, फोर्स कम हो जाएगा। तो जो मलबा बहा करके लाया गया है, इसी स्थान पर एकत्रीकरण, किसी स्थान पर एकत्रीकरण, यानी एकत्रीकरण मीन्स क्या होता है? इकट्ठा करना। किसी स्थान पर एकत्रीकरण जो है वो क्या कहलाएगा? निक्षेपण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निक्षेपण कहलाएगा। इसको इंग्लिश में डिपोजिशन बोलते हैं। अब एक बार इसको फिर से देखिए कि ये क्या कह रहा है। जो हमने इसको लिखा है, ये कह रहा है कि निक्षेपण अपर्दन का परिणाम, जो इरोजन है जिसको हमने आपको बताया था कल, वो क्या है? निक्षेपण जो है अपर्दन का परिणाम है। किसका परिणाम है? अपर्दन का परिणाम है। और ढाल की कमी के कारण जब स्लोप कम हो जाएगा तो क्या होगा? कमी के कारण अपर्दन के वेग में जो कटाव की स्थिति हो रही थी, जैसे हमने आपको बताया था कि नदी जब ऊपर से निकलेगी तो वहाँ पर वेग ज़्यादा होगा, वहाँ कटाव ज़्यादा होगा, कमी आ जाती है। तो उसके द्वारा बहाकर लाए गए मलबे को किसी स्थान पर क्या कर दिया जाता है?
एकत्रीकरण का जो कार्य है वो निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। समझ में आ गया सबकी? कोई डाउट? अगर कोई पूछता है निक्षेपण क्या है तो आप कह सकते हो कि निक्षेपण जो है वो अपर्दन की एक का परिणाम है, और अपर्दन का परिणाम है जब ढाल में कमी आ जाती है। ढाल में कमी होने के कारण अपर्दन के वेग में कमी आ जाती है, और उसके द्वारा लाए गए मलबे का जो एकत्रीकरण का जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। बस आपको इतना जानना है कि निक्षेपण क्या है। नदियाँ, सीधी सी बात है, अगर पर्वतीय एरिया है तो वहाँ पर क्या होगा? अपर्दन ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि वहाँ नदी का जो वेग है, पानी का जो वेग है वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा, और पानी का वेग ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर जो अपर्दन होगा वो बहुत अधिक होगा। इसके विपरीत जब मैदानी भागों में पहुँचेंगी तो वहाँ पर अपर्दन कम होगा, और समुद्र के किनारे भाग वाले पहुँचेंगी वहाँ पर अपर्दन कम होगा, निक्षेपण ज़्यादा होगा। जो डेल्टा का भाग होगा वहाँ निक्षेपण ज़्यादा होगा। इस प्रकार से इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, जिसका हम इस निक्षेपण के माध्यम से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसको बिगाड़ सकते हैं। नदी में क्या करती है? जो रिवर है, जो नदी है, वो क्या करेगी? जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र में क्या करेगी नदी? कौन? नदी कौन है? ये नदी है, ये पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र में क्या करेगी? बताइए, पर्वतीय क्षेत्र में क्या करेगी? किसी को पता है? पर्वतीय क्षेत्र में क्या करेगी? अपनी तली, जो इसकी तली है, क्या करेगी? तली को काटकर गहरा करेगी। तली को काटकर गहरा करेगी। नदी क्या कर रही है? पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तली को काट रही है, और अपनी तली को काट करके क्या कर रही है? गहरा कर रही है। क्या कर रही है? गहरा कर रही है। और इससे क्या होगा? अंग्रेजी के, जब काट के गहरा करेगी तो अंग्रेजी के वी, ये वी है ना अंग्रेजी का, इसको देख रहे हो? अंग्रेजी का अक्षर क्या है? ये वी है। क्या है? वी है। तो अंग्रेजी के वी अक्षर के आकार की घाटी का घाटी का निर्माण करेगी। क्या करेगी? निर्माण करेगी। समझ में आ गया? समझ में नहीं आया कि नदी की वी आकार की घाटी कहाँ बनेगी? पर्वतीय क्षेत्र में बनेगी। अब कोई पूछता है कि वी आकार की घाटी क्या है, किसके द्वारा बनती है, तो हम बता देंगे नदी के द्वारा वी आकार की घाटी बनती है। और ये वी आकार की घाटी पर्वतीय क्षेत्र में बनेगी, जहाँ पर नदी की युवावस्था होगी, वहाँ पर अपर्दन करने की शक्ति ज़्यादा होगी। और इस प्रकार जब नदी वहाँ पर कटाव करती है तो एक घाटी का निर्माण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वी आकार की घाटी कहते हैं। अब वी आकार की घाटी किसी जगह से, जब वी आकार की घाटी गहरी और सकरी हो जाएगी, बात नहीं, जब यही वी आकार की घाटी काफ़ी सकरी और गहरी हो जाएगी, क्या होगा? जब वी आकार की घाटी वी आकार की घाटी क्या हो जाएगी? गहरी गहरी और सकरी होगी, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे? गार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? क्या कहेंगे उसे? तो उसे गार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे? गार्ज। तो गार्ज भी किसके द्वारा बनने वाली स्थलाकृति है? नदी के द्वारा बनने वाली
स्थलाकृति गार्ज भी है। समझ में आ गया। तो नदी ने क्या किया, वी आकार की घाटी को बनाया। जब उस घाटी को, वी आकार की घाटी को और गहरा कर दिया, उसके किनारे और खड़े ढाल वाले हो गए, तो क्या बनाया, तो उसको उसने क्या नाम दिया, गार्ज नाम दिया। क्या नाम दिया, गार्ज नाम दिया। भारत में जो हिमालय पर्वत में सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, इनके गार्ज दर्शनीय। भारत में कौन कौन से हैं, सतलज, क्या है, सतलज। ये जो सतलज नदी हमारी है, इसका गार्ज जो है, और दूसरा कौन सा है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र ये नदियां हैं, इनका क्या है, इनके जो गार्ज हैं ये क्या हैं, दर्शनीय हैं। यहाँ पर पर्यटक इनको देखने के लिए जाते हैं। अब समझ में आ गया। अब आपको हम दिखाना चाहते हैं कि वी आकार की घाटी क्या है। ये घाटी हमारी है, इसको हम क्या बोलते हैं, वी आकार की घाटी। क्या बोलते हैं, वी आकार की घाटी। देख रहे हैं आप, ये चित्र जो बना हुआ है, ये वी आकार की घाटी है। ये नदी जो है, अब ये यहाँ से बह रही है। अब यह नदी यहाँ से अगर बह रही है, तो इसने क्या किया, अपने किनारों को, इन किनारों को क्या किया, काट दिया। इन किनारियों को क्या किया, नदी ने काट दिया। और ये क्या है, ये नदी है, जिसको हम रिवर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, नदी है। और ये वी शेप्ड वैली है। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, वी शेप्ड वैली बोलते हैं। अब ये नदी पहाड़ से निकल रही है, ये यहाँ पे आ रही है, तो इसने क्या किया, अपने जो इसके किनारे हैं, ये क्या हैं, किनारे हैं, ये क्या हैं, किनारे हैं, और ये किनारा है। ठीक, इन किनारों को इसने क्या किया, काट करके अंग्रेजी के वी के अक्षर के आकार में बना दिया। कैसे बना दिया, अंग्रेजी के वी अक्षर के आकार में इसको बना दिया। यही किनारे जब नदी के द्वारा और गहरे कर दिए जाते हैं, और तीव्र ढाल वाले हो जाते हैं, और गहरे हो जाते हैं, तब क्या होता है, उस स्थिति में गार्ज का निर्माण होता है। और हमने आपको बताया है कि सिंधु है, सतलज है और ब्रह्मपुत्र है। इन नदियों के गार्ज क्या हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं और पर्यटक स्थल हैं। इनको देखने के लिए पर्यटक वहाँ पर आते हैं और इनको देखते हैं। समझ में आ गया कि वी आकार की घाटी कैसे बनती है, नदी की किस अवस्था में बनती है, कैसे बनती है, और उसके बाद गार्ज का निर्माण कैसे होता है। अब इसके द्वारा क्या है, ये तो वी आकार की घाटी हो गई हमारी। ठीक है, इसने, और ये हमारा क्या है, चट्टान है। ये क्या है, ये चट्टाने हैं, या इनको हम क्या कह सकते हैं, पर्वत कह सकते हैं, माउंटेन कह सकते हैं। इनको ये काट रही है ना। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आ गई इतनी, किसी को कोई डाउट है, एकदम क्लियर। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप खड़े होकर के हमसे पूछ सकते हो। किसी भी प्रकार की कोई डरने या संकोच करने की बात नहीं। जब तक स्पष्ट ना हो जाए, तब तक आपको हाँ नहीं करना है, जब तक कि आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में ना। तो विक्षेपण के द्वारा जो बनने वाली स्थलाकृति थी, नदी की युवावस्था में हम देख रहे हैं, वी आकार की घाटी का उसने निर्माण कर दिया, गार्ज को बना दिया। ठीक है, अब इसको बिगाड़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये तो हो गया पर्वतीय क्षेत्र का, वहाँ से बह रही है। अब अगला क्या स्थिति बनाएगी नदी, ये देखिए। अगला स्थिति एक तो हमने क्या पढ़ा, बात नहीं, बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए। देखिए, ये यहाँ पर क्या है, ये है वी आकार की घाटी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, वी आकार की घाटी, जिसको हम कह सकते हैं वी शेप्ड वैली। अब ये नदी का कार्य हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 हमने आपको बताया गार्ज। ठीक है, क्या बताया, गार्ज। गार्ज कैसे बनता है ये आपको बताया। नंबर 3 पर आपकी हम अब चर्चा करेंगे जलप्रपात। जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है, कौन बताएगा, जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है, वाटरफॉल, या इसको झरना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, झरना भी कहते हैं।
अब हमको पढ़ना है बी आकार की घाटी पता चल गई कैसे बना, गार्ज कैसे बना। अब हमको पढ़ना है कि झरना। ये उदाहरण के लिए आप इसको देख लीजिएगा। ऐसे ये यहाँ पे वनस्पति हैं, पेड़ पौधे बने हुए हैं। ये नदी यहाँ पे बह के आ रही है और नीचे की तरफ एकदम यहाँ पे इसको पहाड़ से स्लोप मिल जा रहा है। अब जहाँ स्लोप मिल जा रहा है वहाँ पर पानी बड़ी तेज़ी के साथ एकदम नीचे की तरफ गिर रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, वाटरफॉल बन गया। क्या बन गया, वाटरफॉल बन गया, झरना बन गया। क्या बन गया, झरना बन गया, क्योंकि पानी यहाँ पर काफ़ी। तो जब नदी रास्ते में मुलायम चट्टानों की परतों से निकलती है। अब झरना क्या है, जब नदी रास्ते में क्या करती है, नदी रास्ते में मुलायम चट्टानों से होके गुजरती है। ठीक है, जब नदी रास्ते में मुलायम चट्टानों की परतें मिलती हैं, वहां से गुजरती है, मुलायम चट्टानों की जब नदी को यहाँ को ऐड कर लिए, जब नदी को रास्ते में मुलायम चट्टानों की परतें मिलती हैं, क्या होता है, जब यहाँ पे मुलायम चट्टानें, जैसे नदी बह रही है तो रास्ते में चट्टानें तो कहीं कठोर होंगी और कहीं मुलायम होंगी। तो जहाँ पर मुलायम चट्टानें मिल जाती हैं तो नदी क्या करेगी, मुलायम चट्टानों को जल्दी में काट देगी। क्या करेगी, जल्दी में मुलायम चट्टानों को क्या करेगी, जल्दी में काट देगी। और कठोर चट्टानें मिलती हैं तो नदी का जल उन कठोर चट्टानों को काट नहीं पाता है। ठीक है, मिलती हैं तो यहाँ पर क्या करेगी, नदी जो है मुलायम चट्टानों को जल्दी में काट देगी, लेकिन जो कठोर चट्टानें हैं उनको काट नहीं पाएगी। ठीक है, कटाव के इस अंतर के कारण नदी की तलहटी क्या होगी, ऊंची और नीची हो जाएगी। जो कटाव का डिफरेंस आएगा उसके कारण क्या होगा कि नदी की जो तली है, जो नदी बह रही है, ये कहीं पर क्या हो जाएगी, ऊंची हो जाएगी और कहीं पर नीची हो जाएगी। इसके स्लोप में अंतर आएगा इस तरीके से, ऊंची होगी ऐसे और फिर ऐसे इस तरीके से नीची हो जाएगी। जब ये ऊंची नीची हो जाएगी तब नदी का जल ऊंचाई से जो खड़े ढाल होंगे उनके सहारे काफ़ी वेग से क्या होगा, नीचे की ओर गिरेगा। क्या होगा, काफ़ी वेग से नीचे की ओर गिरता है। इसे हम क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं, वाटरफॉल। क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं या वाटरफॉल कहते हैं। समझ में आया नहीं आया? मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि जब नदी रास्ते में बह रही होती है तो वहाँ पर उसको दो प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। एक तो मुलायम चट्टान मिलती है, ठीक है, दूसरी कठोर चट्टान मिलती है। तो पानी जो नदी का है वो क्या करता है, मुलायम चट्टानों को बड़ी आसानी से काट देता है। काट देता, नहीं काट देता? और जो कठोर चट्टानें हैं उनको वो काट नहीं पाता। जब उनको काट नहीं पाता है तो क्या होता है, नदी की जो तली है उसमें ऊंचा और नीचापन आ जाता है। क्या आता है, ऊंचा और नीचापन आ जाता है। और जब नदी का जो जल है ऊंचाई से उन खड़े वाले ढालों के सहारे अधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है तो उससे जलप्रपात या झरने का निर्माण होता है। समझ में आ गया कि झरना कैसे बनता है? झरना का नाम सभी ने सुना होगा, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि झरना बनता कैसे। तो आपकी समझ में ये चीज़ आ गई कि ये झरना किस तरीके से बनता है। वी आकार की घाटी कैसे बनती है, गार्ज कैसे बनता है, तीन चीज़ें हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, जिसमें मैं आशा करता हूँ कि आपको तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी की समझ में नहीं आया है तो खड़ा करके मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको दोबारा फिर समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जलप्रपात बन गया। अब जो विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो अमेरिका के वेनेजुला का है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ का है, अमेरिका का, अमेरिका के वेनेजुला का। वेनेजुला का, अमेरिका का जो है ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है।
और इसको एंजल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजल कहते हैं। ये जो एंजल है हमारा, पूछा जा सकता है तुमसे, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है और उसका क्या नाम है। तो आप बता सकते हो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है हमारा वो दक्षिणी अमेरिका। ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा साफ कर सकते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आपकी आई है, दक्षिणी अमेरिका है। ये इस तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। ये इस तरीके से जो स्थलाकृति बनकर के निर्माण हो रहा है इसका, ये हमारा क्या है? दक्षिणी अमेरिका है। क्या है? और इसके जस्ट ऊपर क्या है हमारा? उत्तरी अमेरिका है। क्या है? इसके जस्ट ऊपर क्या है? उत्तरी अमेरिका है। और यहीं पर आगे क्या है? अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका है। तो जो दक्षिणी अमेरिका हमारा है, ठीक है, जिसको हम साउथ अमेरिका बोलते हैं, क्या है? ये हमारा जो ये साउथ अमेरिका है, इसी की बात कर रहा है। यहीं पर एक जगह है जिसका नाम क्या है? वेनेजुला। क्या नाम है? वेनेजुला है। और यहीं पर क्या है? सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो यहीं पर पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया? इतना नहीं है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुला में एंजल नाम का जो जलप्रपात है वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। और भारत के प्रमुख जलप्रपात सारावती नदी है, कावेरी नदी है, नर्मदा नदी है, कपिल धारा है, धुआंधार है। इन सब जगहों पर ये जलप्रपात पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने निक्षेपण के द्वारा जो बनने वाली आकृतियां हैं उसमें सबसे पहले आपको पढ़ा दी वी-आकार की घाटी, गार्ज और जलप्रपात। ये हमारा जलप्रपात है, या इसको हम क्या कहते हैं? झरना बोलते हैं। ठीक है, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। यहीं पर आज हम इसको समाप्त करते हैं। और कल का जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो क्या होगा? विसर्प होगा, जिसको मेंढर बोलते हैं, मोड़ बोलते हैं। ये भी नदी के द्वारा बनने वाली एक स्थलाकृति है। ठीक है, ये आपको हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। आपको कब पढ़ाएंगे? ये कल हम पढ़ाना है। तब तक के लिए आप इतना तैयार करिए। दैट्स ऑल।